गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 11 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन से टॉपिक करने वाले हैं? आज हम लोग चार टॉपिक करेंगे, जिनमें से दो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नए होंगे और एकदम मजेदार टॉपिक हैं। जिसमें से हम लोग करने वाले हैं ओलिगोपोली के बारे में। ओलिगोपोली क्या? देखिए, आपने ना मोनोपोली सुना होगा, आपने डिओपोली सुना होगा, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ओलिगोपोली। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का है, लेकिन इसके अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी थोड़ा इंक्लूड हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। दूसरा जो आर्टिकल हम लोग करेंगे फ्रेश वाटर के बारे में। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, एक बिल्कुल नया टॉपिक कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन से भी, पॉलिटी वाले सेक्शन से भी और इकोनॉमी वाले सेक्शन से भी, क्योंकि तीनों ही चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। उसके अलावा रिवीजन के लिए जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है वो है एनजीटी। मोस्टली बच्चों ने इसके बारे में पहले से पढ़ रखा होगा। और एक टॉपिक है यहाँ पे बेल। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा लॉ वाले सेक्शन से जाता है, लेकिन आजकल पिछले 2-3 सालों में देखा जा रहा है कि यूपीएससी में लॉ वाले सेक्शन से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे बेल क्या होता है, बेल कितने टाइप का होता है और न्यूज में क्यों है। तो आज की एनालिसिस मजेदार और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक देखिए आता है कहाँ से भैया? ये वाला टॉपिक हम लोग यहाँ से करेंगे, एनजीटी। चलो एनजीटी छोड़ते हैं, पहले थोड़ा दूसरे वाला टॉपिक करते हैं, ये वाला। केजरीवाल वॉक्स आउट ऑफ जेल एज सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल। तो ये कीवर्ड यहाँ पे है, इंटरिम बेल। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे इंटरिम बेल नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट बेल के बारे में भी पढ़ेंगे, रेगुलर बेल पढ़ेंगे, एंटीसिपेटरी बेल पढ़ेंगे। लेकिन बेल होता क्या है? देखिए, आपको पता है केजरीवाल जी जो है वो जेल में थे काफी समय से। और ये क्यों केस में थे आपको वो भी पता है, कि जो लिकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर, उस केस में ये थे। अभी वो तो जुडिशरी का काम है कि भाई ये करप्ट है या नहीं है, वो एक बात की बात है। और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी थे ये, कि दिल्ली में जो पैसा लिया गया जो लीकर माफिया से, उसको गोवा के इलेक्शन के अंदर यूज किया गया थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट फिलहाल इनको इंटरिम बेल पे छोड़ा गया है। ये रेगुलर बेल नहीं है, डिफॉल्ट बेल नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, ये एक इंटरिम बेल है। तो बेसिकली बेल होता क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, बेल इज अ कंडीशनल प्रोविजनल रिलीज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो लीगल कस्टडी में होता है, राइट। लीगल कस्टडी में जब होता है तो उसको कुछ कंडीशन के ऊपर थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होते कि देखो भैया, अभी हम आपको छोड़ रहे हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए, लेकिन जब आपको बुलाया जाएगा कोर्ट में अपीयर होने के लिए, तो आपको वापस आना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेल। अब हमारे, जब हम लोग बात करते हैं सीआरपीसी की बात करते हैं या आईपीसी की बात करते हैं, तो कई तरह की बेल हमारे यहाँ पे होती है। सबसे पहले जो बेल रहती है उसे बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, आप इसे स्टैट्यूटरी बेल भी कह सकते हो। ये क्या होती है? देखिए, जब किसी कोई अक्यूज्ड होता है या उसने कोई क्राइम किया होता है, फिलहाल उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो पुलिस का ही होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है, उसके बाद एक चार्जशीट फाइल करती है। वो चार्जशीट के बेसिस पे कोर्ट में वो केस जाता है, कोर्ट उसकी सुनवाई करता है और फिर बाद में जाके किसी डिसीजन में पहुंचता है। यस, ये एक पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इन्वेस्टिगेशन वाली चीज है, ये इन्वेस्टिगेशन इनफाइनाइट नहीं होती है। इस इन्वेस्टिगेशन का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है। अगर उस टाइम पीरियड में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई और वो आदमी कस्टडी में है, तो ये उसका अधिकार है, उस अक्यूज्ड का अधिकार है। अगर पुलिस टाइम पे अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाई तो उसको बेल देनी पड़ेगी। तो दिस इज द राइट टू बेल। क्योंकि प्रिविलेज नहीं है, ये उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं कर पाती है तो उसको जुडिशियल कस्टडी से छोड़ना पड़ेगा। और ये सब होता है हमारे सेक्शन 167(2) अंडर सीआरपीसी। और ये सिर्फ सीआरपीसी की बात नहीं है, ये आर्टिकल 21 के अंदर जो हमारा राइट टू लाइफ है, उसके अंदर भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जब बात करता है उसके अंदर भी आता है। अब सोच के देखिए, एक आदमी के ऊपर आरोप लगा, उसको कस्टडी में ले लिया गया। अब ये आरोप सही है या गलत है वो तो बात की बात है, वो तो जुडिशरी का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो सब करेगी। अब वो क्राइम आपने कर, या कोई छोटा सा क्राइम किया, मान लो आपने कोई किसी की भैंस चोरी कर ली, मान के चलिए।
अब आपने ये क्राइम किया, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन 5 साल चल ही रही है और आप जेल में हो। अरे भैया, उस क्राइम की सजा ही 5 साल नहीं है, लेकिन आपने उस आदमी को कस्टडी में 5 साल के लिए रख लिया। तो ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है, राइट टू लाइफ का वायलेशन भी है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट, उसके अंदर जो हमारा आर्टिकल 21 की बात करता है वो कहता है कि नहीं नहीं, पुलिस को अगर टाइम पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई ये तो पुलिस की गलती है, ये उस आदमी की गलती नहीं है, तो इसलिए आप उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। अब सवाल ये उठता है कि टाइम पीरियड की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कितना टाइम पीरियड चाहिए होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, इनिशियली जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है। जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है वो करने के बाद पुलिस उसको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में प्रोड्यूस करती है। लेकिन 24 आवर्स के बाद फिर होता है रियल खेल शुरू। देखिए, 24 आवर्स तक तो बेल का सवाल ही पैदा नहीं होता है यूजली, इसके बाद बेल आती है। अब 24 आवर्स में जब नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद क्या ड्यूरेशन होती है? उसके बाद ड्यूरेशन होती है 60 डेज। मोस्टली क्राइम्स जो होते हैं 60 डेज में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ती है कोर्ट को। लेकिन हर केस में 60 डेज नहीं होता है। जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, ऐसे ऑफेंस जहां पे डेथ पेनल्टी होती है, या जहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, या फिर जहां पे जो जेल टर्म होती है वो 10 साल या 10 साल से ज्यादा होती है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन का टाइम जो है वो 90 डेज का होता है। और उसके बाद आपको मैजिस्ट्रेट के सामने वो उसको डालना ही पड़ता है। तो मैजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑथोराइज अ पर्सन जुडिशियल रिमांड बियॉन्ड 60 और 90 डेज। 60 डेज मोस्टली ऑफेंस के अंदर, 90 डेज सीरियस ऑफेंस के अंदर। इसके बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको उसको बेल देनी ही पड़ेगी। ये होता है बेल वाला केस। लेकिन कुछ और सीरियस ऑफेंस भी हो सकते हैं जो एक्सेप्शन यहाँ पे होती है। जैसे नारकोटिक्स होता है, 1985 हमारा जो एक्ट है, इसके अंदर 180 डेज के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी, मतलब 6 महीने तक आप जेल में रख सकते हो। उसके अलावा जो यूएपीए है हमारा, उसके अंदर भी शुरुआत में 90 डेज होती है, लेकिन उसको फिर 90 डेज जो है हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो होता है हमारा डिफॉल्ट जो बेल होता है, इसे स्टैट्यूटरी बेल कहते हैं। ये केजरीवाल जी के केस में अप्लाई नहीं होती है। दूसरे टाइप की जो हमारे यहाँ पे बेल होती है, एक होती है हमारे यहाँ पे रेगुलर बेल, जो कि नॉर्मली जो है वो दी जाती है कोर्ट के द्वारा। केस की सुनवाई करते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि ये आदमी देश छोड़ के नहीं भागेगा या फिर एविडेंस के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, तो नॉर्मल केसेस में आपको रेगुलर बेल दे दी जाती है अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ सीआरपीसी। फिर एक आती है एंटीसिपेटरी बेल। कुछ केसेस के अंदर अरेस्ट करने से पहले, कस्टडी से पहले ही बेल ग्रांट कर दी जाती है, उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। अगर किसी आदमी को यह लगता है कि तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा, तो वो पहले ही कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और कोर्ट उस केस में उसको बेल देता है, तो उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल की एप्लीकेशन और एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जब कोर्ट में पेंडिंग होती है, अब ये 15 दिन भी पेंडिंग रह सकते हैं, महीना भर भी पेंडिंग रह सकती है, उस पेंडिंग वाले पीरियड के दौरान भी आपको बेल मिल सकती है, जिसे कहते हैं इंटरिम बेल। तो केजरीवाल जी को यही बेल मिली है। तो एंटीसिपेटरी बेल तो इनकी पहले कैंसिल हो गई थी, तो इनकी रेगुलर बेल जो है वो पेंडिंग थी, तो इसलिए इनको इंटरिम बेल यहाँ पे दे दिया गया। तो बेल ग्रांटेड फॉर अ टेम्परेरी एंड द शॉर्ट पीरियड बाय द कोर्ट टिल द एप्लीकेशन सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल एंड रेगुलर बेल इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड योर इंटरिम बेल, जो कि केजरीवाल जी के केस में अभी यहाँ पे अप्लाई हो रखी है। ये होता है पूरा बेल वाला सिस्टम। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको सेंस आ गई होगी। थोड़ा सा लो वाली टेरिटरी में हम लोग गए हैं, लेकिन आजकल यूपीएससी जो है इस तरह की चीजें थोड़ा थोड़ा पूछ रहा है, तो उस केस में हमको ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोलिंग बूथ्स इन फॉरेस्ट, एनजीटी सीक्स आसाम्स गवर्नमेंट रिप्लाई। तो बात ऐसी है कि आसाम के अंदर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की गई, वहां पे स्कूल बना दिया गया, वहां पे कुछ और बिल्डिंग वगैरह बना दी गई, और वो तो छोड़िए, इलेक्शन के दौरान वहां पे पोलिंग बूथ भी बना दिए गए, जबकि इन सेंचुरीज के अंदर इस तरह की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दिस इज द वायलेशन ऑफ द लॉ।
तो किसी वहां पे एक एनजीओ काम करता है आसाम के अंदर, उसने अभी एनजीटी के सामने एप्लीकेशन डाली थी, कंप्लेंट किया था कि सर ये एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन है, तो आप कुछ ना कुछ करिए। तो एनजीटी ने अभी क्या किया है, असम की गवर्नमेंट को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा है कि आप ये बताइए कि ये कंस्ट्रक्शन क्यों हुई है, और वो जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई है उनके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। तो एनजीटी के पास ये पावर होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एनजीटी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए वैसे तो ये पूरे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा आपका आइडिया मैं दे देता हूँ। अगर हाँ कि इसको पढ़ोगे आपको वैसे समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो एनजीओ एनजीटी जो है, जिसे हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि इंडिया में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफेंस होते हैं उन केसेस को डिस्पोज करती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो 6 महीने के बेसिकली एनजीटी को ये टारगेट दिया गया है कि इस तरह के केसेस को 6 महीने के अंदर आपको बेसिकली निपटा देना है। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्रिब्यूनल के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए ऑफिस अपना रखते हैं। और इसको जो चेयरपर्सन होते हैं एनजीटी के, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। राइट, अब देखिए जरा, ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये किसी एज सच किसी कानून को फॉलो नहीं करता है, नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है। एनजीटी फॉलो करता है नेचुरल जस्टिस को। ठीक है, किसी एक कानून के तहत एनजीटी को पावर्स प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल जस्टिस। और एनजीटी के डिसीजन के अगेंस्ट से अगर आपको अपील करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो विद इन 90 डेज। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए नाउ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो कंपोजिशन ऑफ एनजीटी तो वैसे मेरे को मैंने बता ही दिया है, पावर इसकी देख लेते हैं। एनजीटी जो एक ट्रिब्यूनल है ना, वो एक क्रिमिनल केसेस को हैंडल नहीं करता है, सिविल केसेस को हैंडल करता है। ऐसे केसेस को जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ये तो एक आपको मेनली पता होना चाहिए। अब एनजीटी किसी को अगर नोटिस भेजता है तो वो उसको एनजीटी के सामने अपीयर होना पड़ेगा। एनजीटी पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा 3 साल की इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, और कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। मतलब पैसे का जो कंपनसेशन होता है, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ। पिछले बहुत सालों में एनजीटी ने बहुत जबरदस्त वर्डिक्ट दिए हैं। 2012 के अंदर पॉक्सो एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्टील मेकिंग कंपनी है। इसने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा स्टील प्रोजेक्ट लगाना था उड़ीसा में। लेकिन ये स्टील प्रोजेक्ट जो है कुछ ऐसे एरिया में लगना था जो कि इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव थे, तो एनजीटी ने इसको परमिशन नहीं दिया। उसके अलावा 2012 के अंदर भी एक एनजीटी के पास केस गया, और एनजीटी ने जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो लैंडफिल्स होती हैं, उनकी ओपन बर्निंग को बैन कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट केस है। जब उत्तराखंड के अंदर फ्लड आया था 2013 के अंदर, उस समय कंपनी काम कर रही थी उत्तराखंड के अंदर, अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इस फ्लड में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए इसको ऑर्डर दिया गया था कि आप कंपनसेशन दीजिए उन लोगों को जो फ्लड से इंपैक्ट हुए हैं। कितना जबरदस्त डिसीजन है एनजीटी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिल्ली एनसीआर में जो डीजल व्हीकल है जो 10 साल से पुराने हैं, उनको बैन कर दिया गया एनजीटी के द्वारा। 2017 में दिल्ली में ही यमुना फ्लड प्लेन पे में क्या हुआ था, आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल हुआ था, जिसमें वो श्री श्री रविशंकर जी आते हैं। तो उसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा यमुना फ्लड प्लेन को नुकसान हुआ था, तो उनके ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई दी गई थी एनजीटी के द्वारा। और 2017 में एनजीटी ने ऐसे प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगा दिया था जो 50 माइक्रोन की थिकनेस से ज्यादा है, कम है बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो अपने एग्जाम में आप मेंशन कर सकते हो। कि आपको सारे डिसीजन में रट्टा मारना नहीं, एग्जाम में एक आधा एग्जांपल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। लेकिन इतने एग्जांपल पढ़ोगे तो एक आधा तो याद रह ही जाएगा, तो उसको केस में हमने देखना है। बट समस्या यही है कि
हर चीज हमारे यहाँ पे इतनी देख, एनजीटी अगर इतनी ही अच्छा होता तो देश में एनवायरमेंट की समस्या ही ना होती, है ना। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों एनजीटी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया जितना हम लोग सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और हमारा जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इन दोनों को ही एनजीटी से बाहर रखा गया है। और जितने भी ज्यादा एनवायरमेंट वायलेशंस होते हैं वो दोनों इनके अंडर में ही होते हैं। तो एक मेजर पार्ट तो बाहर ही रख दिया गया। और एनजीटी सिर्फ ऐसे मामले में बात करता है जब एनवायरमेंट के रिगार्डिंग बहुत सब्सटेंशियल यानी कि बहुत बड़ा कुछ वायलेशन हो रहा है। छोटे छुटके केसेस में जो एनजीटी काम नहीं करता है। और क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला मैकेनिज्म नहीं है कंपनसेशन देने का, कितना कंपनसेशन मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किस चैनल के थ्रू मिलेगा, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा वीक रह जाता है। ठीक है, कन्फाइंड टू कम्युनिटी राइट्स ओनली। ठीक है, जनरल राइट्स की बात नहीं करता है, ओनली कम्युनिटी राइट्स की बात करता है। तो ये कुछ कुछ दिक्कतें हैं इसमें। और रेगुलर ये भी देखा गया है कि एनजीटी के चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती है अनफॉर्चुनेटली। इसकी मैन पावर कम है। वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत सारा। अब मान लो किसी कंपनी के अगेंस्ट में एनजीटी ने ऑर्डर सुना दिया, तो वो क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल को चैलेंज करते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी का पक्ष रखने के लिए गवर्नमेंट के पास ऑफिशियल्स नहीं है, वकील तक नहीं होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो वो केस पेंडिंग सालों साल तक चलता रहता है। तो इस तरह के लूप होल्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे। वो एक एनजीटी का लिमिटेशन है, चैलेंजेस जो वो फेस करता है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के मजेदार टॉपिक पे, जो है ये वाला, ओलिगोपोली मॉडल। मेकिंग सेंस ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू ओलिगोपोली मॉडल्स। देखिए, ओलिगोपोली क्या होता है पहले आपको ये पता चलना चाहिए। और आई अज्यूम कि आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे बोलते हैं मोनोपोली। और एक वर्ड और होता है जिसे बोलते हैं डियोपोली। आई होप आपने ये भी वर्ड सुना होगा। डियो का मतलब होता है टू, और मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। तो जब किसी मार्केट में एक ही कंपनी डोमिनेट करती है और वो टर्म्स को डिक्टेट करती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है जो कि स्टील बनाती है। तो सिर्फ एक ही कंपनी है जो स्टील बनाती है। तो ये मनमाफी काम करेगी, अपने हिसाब से प्राइसेस को सेट करेगी, एक्सप्लॉयटेशन करेगा। तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं है। ये होता है मोनोपोली। एक होता है ड्यूपोली, जब मार्केट में दो ही कंपनी होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। जैसे आप इंडिया के केस में मान के चलिए, टेलीकॉम सेक्टर की आप बात कर सकते हो बेसिकली। टेलीकॉम सेक्टर में जैसे हमारे पास एक एयरटेल है अभी फिलहाल, और एक जियो है। ठीक है, वोडाफोन वगैरह उतना एक्टिव नहीं है मान के चलिए। तो एयरटेल और जियो दो ही ऐसी कंपनी हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं। तो ये कंपनीज भी, क्योंकि कंपटीशन नहीं है ना, तो अपने माफिक जो हमारे रेट्स होते हैं, कॉल रेट्स वगैरह होते हैं, मैसेज रेट्स होते हैं, इंटरनेट रेट्स होते हैं, उनको डिक्टेट कर सकती हैं। तो मोनोपोली और डिओपोली दोनों खतरनाक हैं। एक अच्छी हेल्दी इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन होना चाहिए। कई सारी कंपनीज होनी चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब इसी से जुड़ी हुई एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब ये होता है, किसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जब वो मार्केट स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। और मोस्टली मार्केट की जो पावर है वो इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथों में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान के चलिए कि इंडिया की बात करें, जैसे टाटा, आप रिलायंस की बात कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अडानी जी की आजकल आप बात कर सकते हो, या कुछ और कंपनीज का आप नाम डेफिनेटली दे सकते हो। तो ये स्मॉल नंबर ऑफ कंपनी है लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है। हर सेक्टर के अंदर आपको यूजली मिलेगा। टाटा आपको मोस्टली हर सेक्टर में मिलता है, रिलायंस भी आपको लगभग सब सेक्टर में, अडानी भी सब सेक्टर में मिलता है। ऐसे कुछ और कंपनी का आप एग्जांपल दे सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली आज के समय में पूरी दुनिया में एक कंसर्न का मुद्दा है। अब जैसे आप गूगल की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लो। ठीक है, ये कुछ ऐसी डिजिटल कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी है और छोटी कंपनीज को ग्रो नहीं करने देती हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली बेसिकली पैदा कैसी होती हैं ये कंपनियां, इतनी बड़ी कंपनी कैसे हो जाती हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है? पहली बात तो ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल। देखिए, जब मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जब आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, ये पूरे देश के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, करोड़ों लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इसकी वजह से इनकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। इसका बेनिफिट उनको ये मिलता है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं
उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कंपनीज को की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि इनको कम प्रोडक्ट बनाने होते हैं। आपका ज्यादा प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो आपकी एक्चुअली ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। अब जैसे मान लो एक किसी कंपनी के अंदर कोई मशीन है, अब उस मशीन को शूज बनाने हैं, ठीक है। एक दो कंपनी है, ए और बी। ए कंपनी को भी शूज बनाने हैं, बी को भी शूज बनाने हैं। अब मशीन तो दोनों को एक ही खरीदनी पड़ेगी। अब मान लो मशीन की कीमत है 10 करोड़ रुपए। अब ए को बनाने हैं 10 लाख जूते, और बी को बनाने हैं सिर्फ 10 हजार जूते। मशीन की कॉस्ट तो सेम है ना, लेकिन इसी मशीन से ये 10 लाख बना रहे हैं, इसी मशीन से ये 10 हजार बना रहे हैं। तो क्योंकि आप इसका स्केल बड़ा है ए कंपनी का, इसलिए इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, और इन बड़ी कंपनीज को ये फायदा मिलता है क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है। कोल्यूजन एंड प्राइस सेटिंग बहुत बड़ा नुकसान है। ये कंपनियां कई बार क्या करती हैं, आपस में साठगांठ कर लेती हैं, कार्टेल बना लेती हैं, जिसकी वजह से प्राइस को हाई सेट कर सकती हैं। देखो भाई, मतलब कई बार हमने मार्केट में देखो ना, सब्जी मंडी में आप जाते हो तो वहां पे जितनी भी वो रेडी लगी रहती है फ्रूट्स की, सबके ऊपर आपको हाई प्राइस मिलेगा, क्योंकि सभी आपस में ना साठगांठ कर लेती हैं कि भाई 100 रुपए दर्जन से कम केला बेचना नहीं है। तो क्योंकि वहां पे आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं, आपको खरीदना पड़ता है। तो ये हाई प्राइस को मेंटेन कर सकती हैं, क्योंकि ये कम है मार्केट में, और इसी वजह से ये नुकसान यहाँ पे होता है। बैरियर टू एंट्री, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज के पास खूब सारा कैपिटल होता है, तो ये तो इन्वेस्ट आराम से कर सकती हैं। लेकिन जो छोटी कंपनी है उनके पास तो इतना कैपिटल होता नहीं है, इतना पैसा ना होता नहीं है, तो इसलिए उनको बेचारियों को एंट्री नहीं मिल पाती। तो ऑलरेडी मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो डोमिनेट करते रहते हैं, छोटे प्लेयर्स को मार्केट में एंट्री मिलती ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है ओलिगो पोली का। नॉन प्राइस कंपटीशन, अब भैया जब कंपटीशन में कोई है ही नहीं, ठीक है, तो आप जितना मर्जी लगा लीजिए। अब ये बड़ी कंपनी क्या करती हैं, अपने प्राइसेस को कई बार ना कम कर देती हैं। अब एक कोई कोई मार्केट में नया प्लेयर आया है, ठीक है। अब जैसे आप जियो का एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। जियो ने स्टार्टिंग में कॉल रेट्स, इंटरनेट रेट्स इतने सस्ते कर दिए थे कि जो छोटी कंपनियां थी बेचारी, वो तो मार्केट से गायब ही हो गई, क्योंकि उतने प्राइस पे वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो ये बड़ी कंपनी होने का ये नुकसान है। वो प्राइस कंपटीशन करती हैं, साथ के साथ नॉन प्राइस कंपटीशन भी करती हैं। जैसे नॉन प्राइस कंपटीशन, आप एडवर्टीजमेंट की बात कर सकते हो। अब भाई कोई बड़ी कंपनी है, वो तो विराट कोहली को भी हायर कर सकती है, वो तो अमिताभ बच्चन को भी हायर कर सकती है एडवर्टीजमेंट के लिए, लेकिन छोटी कंपनी थोड़ी ना कर पाएगी। तो क्योंकि उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, एडवर्टाइजिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो इसलिए उनका प्रोडक्ट रीच ही नहीं कर पाता। तो ओलिगोपोली के ये नुकसान है, और ओलिगोपोली इस तरह से यहाँ पे निकलती है। और नुकसान वैसे आपको मैंने बता ही दिया मोर और लेस, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्टल मैंने आपको बता दिया। देखिए थोड़े समय पहले एक इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था। कुछ बियर कंपनीज थी इंडिया में, उनके ऊपर कई हजार करोड़ का फाइन भी लगा था। चार पांच बियर कंपनी थी, जिनमें कुछ इंडियन भी थी, कुछ फॉरेन वाली थी। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में कार्टेल बना लेते थे। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, तो ये लोग क्या करते, किसी 5 स्टार होटल में जाके बैठते थे, मिलते थे। इनका कहना था भाई देखो आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा करते हैं, कार्टेल बनाते हैं और अपनी बियर के प्राइसेस को हाई सेट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते, ओपेक, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनका एक कार्टेल है। तो ओलिगोपोली की वजह से कार्टेल बन सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी वर्सेस कंपटीशन, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, जो ओलिगोपोली कैन ड्राइव एफिशिएंसी थ्रू द इनोवेशन, क्योंकि इनके पास पैसा है, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन कम हो जाता है। प्राइस वॉर मैंने आपको बता ही दिया। मार्केट कंसंट्रेशन, द इनइक्वालिटीज, अब बड़ी बड़ी प्लेयर के उनके पास पैसा है, पावर है, तो जो छोटी कंपनी है बेचारी, वो तो नुकसान में चली जाती है। और कंज्यूमर की चॉइस इससे हैम्पर होती है। कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं है बेचारे के पास, या तो वो एयरटेल का सिम लेगा या जियो का सिम लेगा। अगर दो चार पांच कंपनियां और होती मार्केट में, और बढ़िया हेल्दी कंपटीशन होता, तो आपके पास बेटर ऑप्शन होते। अब भैया आपके एरिया में अगर जियो का सिग्नल नहीं आ रहा है, आपके एरिया में अगर वोडाफोन का सिग्नल आ रहा है, वोडाफोन ले लीजिए। लेकिन क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको फिर वो रिड्यूस्ड क्वालिटी मिलेगा और हाई प्राइस देना पड़ेगा, है ना। ये सब है रेगुलेटरी चैलेंजेस, है ना। रेगुलेटिंग ओलिगोपोली प्रेजेंट चैलेंज इन द कंपटीशन अथॉरिटी। अब ये भी सोच के देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी है भैया, पैसे वाली कंपनी है। अब हमारे पास जहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली जो स्कीम थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया। तो ये क्या करती हैं कंपनीज, करोड़ों रुपए का जो है डोनेशन देती हैं इलेक्ट्रिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज को। तो जो लॉज बनाए जाते हैं वो इन कंपनीज के लिए बनाए जाते हैं। इतना ज्यादा रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है कि बेचारी जो छोटी फर्म होती है, वो तो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाती है। ये सब नुकसान होते हैं ओलिगोपोली के, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए।
अब बढ़ते हैं एक और आर्टिकल पे जो बिल्कुल न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको, और नया जबरदस्त आर्टिकल है। बात हो रही है फ्रेश वाटर की। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ना दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। एक हमारे पास अनक्लोज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। अनक्लोज के रिगार्डिंग कुछ बाउंड्रीज और कुछ टेरिटरीज डिसाइड की गई हैं। ये शायद आपने पहले पढ़ा होगा, ये नया नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने रिवीजन के लिए डाला है। जैसे हमारे कंट्री में कोई लेक है, कोई रिवर है, कोई जैसे मान लो गंगा है, तो ये हमारा इनलैंड वाटर है। ठीक है, इसके अंदर इंडिया का पूरा अधिकार होता है। हमारी जो कोस्ट लाइन होती है, जो बेस लाइन होती है, उस कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक उसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी। 12 नॉटिकल माइल तक, अब ये हमारा प्यारा भारत है, यहां से अगर 12 नॉटिकल माइल तक जाओगे तो दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल सी। मतलब आप इसको वैसे ही ट्रीट कर सकते हो जैसे आप दिल्ली को ट्रीट करते हो, जैसे आप कानपुर को ट्रीट करते हो, जैसे आप चेन्नई को ट्रीट करते हो। ये हमारा ही इंटीग्रल पार्ट है। इस टेरिटोरियल वाटर के ऊपर और नीचे सब कुछ अपना है। सब कुछ अपना है, हर लॉ यहाँ पे लगेगा, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यहाँ पे जाएगी, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यहाँ पे जाएगी। ये तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया होता है उसे बोलते हैं कंटिगुअस जोन। और एक आता है हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आपका जो टेरिटोरियल सी, मतलब जहां से 12 नॉटिकल माइल खत्म होता है, यहां से लेके नेक्स्ट 200 नॉटिकल माइल तक, जो कि बेस लाइन से मेजर किया जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको बोलते हैं, याद रखना आपने। 1200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो सरफेस, जो यानी कि आपके ओशन का सरफेस होता है, उसके में जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो आपकी कंट्री का पार्ट होते हैं। ऊपर वाले नहीं होता है, एयर स्पेस आपका नहीं है, लेकिन बॉटम आपका है। ये आप कर सकते हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो उसको बोलते हैं हाई सीज। इंटरनेशनल वाटर भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां खत्म होती है उसके बाद जो शुरू होता है उसे बोलते हैं एरिया। एरिया बोलते हैं। और न, आपका जो टेरिटोरियल सी जहां पे खत्म होता है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल, उसके आगे जो एयर स्पेस होता है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को पता होना चाहिए, और आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा तो शायद आपको आइडिया होगा। लेकिन मेरा आइडिया ये नहीं है कि आपको ये समझाना है, ये आपको शायद पहले से पता है, मैं रिवीजन के लिए आपको सिर्फ जा रहा हूँ। मजेदार ना चीज यहां से शुरू होती है। यहां से देखिए, हमें पता है कि भैया अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर, ठीक है, हमारी जो लैंड होती है, जो रेन वाटर होता है, वो धीरे धीरे परकुलेट होकर नीचे चला जाता है। राइट, और नीचे आपको ग्राउंड वाटर मिलता है। इसे हम लोग इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इंडस्ट्री के लिए वो हम लोग यूज करते ही हैं। इंटरेस्टिंगली, हमारा जो ओशन बॉटम होता है, ये आपका ओशन बॉटम है, ओशन बॉटम के नीचे भी ग्राउंड वाटर होता है, और वो बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। ये है मजेदार चीज। पहले हमें नहीं पता था। देखिए, पहले होता था आइस एज। आइस एज के अंदर ओशन वाटर का लेवल 200-300 मीटर तक नीचे हुआ करता था। उस समय यहाँ पे ग्लेशियर्स हुआ करते थे। तो वो जब ग्लेशियर मेल्ट हुए, तो वो जो फ्रेश वाटर था ग्लेशियर्स का, वो धीरे धीरे नीचे चला गया। और उसके बाद जब ओशन वाटर जो जो सलाइन वाटर होता है, नमकीन वाला पानी होता है, नमक वाला पानी, तो ऊपर आ गया। आज भी वो फ्रेश वाटर का जो ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर, वो आपके ओशन बॉटम के नीचे आपको देखने को मिल रहा है। और ये कोई बहुत पुरानी डिस्कवरी नहीं है, ये सिर्फ 1960s के अंदर ही पहली बार डिस्कवर किया गया था। अमेरिकन एजेंसी है जियोलॉजिकल सर्वे, अमेरिका का, उसने न्यू जर्सी के आसपास जब ओशन बॉटम के ऊपर ड्रिलिंग करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि वहां पे फ्रेश वाटर है। उनको लगा कि ठीक है, हल्की थोड़ा बहुत होगा इधर उधर करके, उन्होंने दो चार जगह पे और स्टडी किया, वहां पे भी फ्रेश वाटर मिला। फिर एक लार्ज स्केल स्टडी वियतनाम में की गई, वहां पे भी यही पाया गया कि उस ओशन बॉटम के नीचे फ्रेश वाटर चल रहा है। तो दीज आर द एक्चुअली रिवर अंडर द सी। ब्लैक सी के अंदर लार्ज स्केल रिवर को डिस्कवर किया गया जो कि 100 फीट डीप थी। 222,000 क्यूबिक वाटर मीटर वाटर जो है यहाँ पे था इस रिवर के अंदर।
और ये इतना ज्यादा है जो कि सरफेस रिवर से भी ज्यादा है, मतलब समझ रहे हो, ओशन बॉटम के नीचे जो सब सोइल है वहां पे इतना फ्रेश वाटर है जो कि टोटल रिवर के फ्रेश वाटर से भी ज्यादा है। बट ये पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है क्योंकि इसे कोई निकालता तो है नहीं। हम लोग यूजली वहां से क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, ऑयल ड्रिलिंग करते हैं। अब तक फ्रेश वाटर ड्रिलिंग तो हम लोग नहीं करते हैं। अब आप देखिए जरा, पूरे वर्ल्ड में 1.38 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी पाया जाता है टोटल मिला के, जिसमें से 97.5% सॉल्ट वाटर है, 2.5% फ्रेश वाटर है। लेकिन इस 2 फ्रेश वाटर में से सिर्फ और सिर्फ 0.3% ही लिक्विड है जो कि सरफेस पे पाया जाता है, लेक्स की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम है और फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। तो हमें कुछ नया रिसोर्सेज खोजने पड़ेंगे फ्रेश वाटर के। और ये जो बॉटम ओशन ओशन बॉटम से नीचे नीचे जो सब सोइल में फ्रेश वाटर पाया जाता है, ये फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया रिसोर्स हो सकता है फ्रेश वाटर का। और यहां पे फिर बात की जाती है लॉ ऑफ द सी। अब मान लो कल को कोई अमेरिकन कंपनी, कोई इजरायली, रशियन कंपनी आके इंडियन ओशन के अंदर अगर ड्रिलिंग करने लगे और फ्रेश वाटर निकालने लगे, तो उसके लिए कोई लॉज तो होने चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास एक आता है अनक्लोज, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द सी। ये पूरे वर्ल्ड में मोर और लेस एक यूनिफाइड एक कन्वेंशन होती है, ठीक है, जो कि टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन वगैरह को डिफाइन करती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बाइंडिंग नहीं है बेसिकली, और हर कंट्रीज का पार्ट भी नहीं है। फिर हमारे पास आती है कन्वेंशन ऑन द हाई सीज। फिर एक हमारे पास है कन्वेंशन ऑन द फिशिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ द लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द हाई सीज। फिर एक हमारे पास कन्वेंशन है जिसे जेनेवा कन्वेंशन बोलते हैं हम, लॉ ऑफ द सीज 1958। ये काफी स्ट्रोंग मानी जाती है। देखिए, कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन तो है हमारे पास, लेकिन दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो कन्वेंशन है अनक्लोज के अंदर, ये सिर्फ उन्हीं कंट्री पे अप्लाई होती हैं जो इसका मेंबर है। यानी कि जो टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सीज वगैरह, इनके जो कानून है ना, वो सिर्फ उन्हीं कंट्री पे अप्लाई होंगे जिसके मेंबर है। मजे की बात यह है, यूनाइटेड स्टेट्स जेनेवा कन्वेंशन का पार्ट तो है लेकिन अनक्लोज का पार्ट नहीं है। मतलब अगर कल को अमेरिका किसी ओशन बॉटम पे ड्रिलिंग करने लगे फ्रेश वाटर निकालने के लिए, तो आप उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो सीधा सीधा कहेगा सब, मैं तो अनक्लोज का पार्ट ही नहीं हूं, तो मैं तो उसको मानता ही नहीं। अब जिस चीज को आप मानते ही नहीं, वो चीज आपके ऊपर अप्लाई कैसे हो सकती है? ये एक यहाँ पे समस्या है। कुछ कंट्रीज जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर का एरिया है उसे कंसिडर ही नहीं करती हैं, और यहीं पे मिलता है फ्रेश वाटर। तो हमारे पास एक अथॉरिटी होती है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये ऐसी सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं, ये अनक्लोज कंट्री में काम करती है। अगर आपको सी बेड पे, मतलब ओशन बॉटम पे, अगर कोई एक्टिविटी करनी है, कुछ मिनरल्स को अगर आपने एक्सप्लोइट करना है, कुछ रिसोर्स को आपने एक्सप्लोइट करना है, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो गए, ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल सी बेड की अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए, इतना आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा ना ओशन बॉटम पे जाके आप फ्रेश वाटर निकाल लोगे पॉलीमेटालिक, ये बहुत बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी होती है। अभी इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है पॉलीमेटिक नोड्यूल्स को निकालने की इंडियन ओशन से, जबकि हमें परमिशन मिल चुका है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का। ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत हाई टेक्नोलॉजी जो है चीज होती है। फिर भी फिर भी मान के चलिए, जो अनक्लोज के अंदर हमारी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आती है, ये कहती है कि कोई भी कंट्री रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती है सीबेड पे विद परमिशन। कौन से रिसोर्सेज? जो सॉलिड फॉर्म में हो, जो लिक्विड फॉर्म में हो, और जो गैसियस फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम आप वहां से निकाल सकते हो, नेचुरल गैस आप वहां से निकाल सकते हो। और सवाल ये उठता है कि क्या इसके अंदर फ्रेश वाटर भी इंक्लूड है क्या? मिनरल आपने बोल दिया, रिसोर्सेज आपने बोल दिया, लेकिन क्या फ्रेश वाटर इंक्लूड होगा? इसके बारे में अनक्लोज के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, क्योंकि तब तक ये चीज पता ही नहीं था हमें कि वहां पे फ्रेश वाटर भी है। ठीक है, तो एक तो बड़ी चीज ये है। तो क्या कंट्रीज, अब इंडिया की आप बात कर लीजिए, मान लो इंडिया ही फ्रेश वाटर निकालने लगा, तो क्या इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हमें बोलेगी कि आप मत निकालिए, आपका अलाउड नहीं है? हम तो कहेंगे कि भाई फ्रेश वाटर तो रिसोर्स के अंदर इंक्लूड है ही नहीं, आपने मेंशन ही नहीं कर रखा है, तो हम लोग इसको एक्सप्लोइट कर सकते हैं। तो कुछ लूप होल्स हैं बेसिकली अभी। लेकिन ये ना, अभी हम इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में चीज बहुत सीरियस हो जाएगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है, देखिए सीधी सी बात है भाई, आप न्यूक्लियर के बिना
सरवाइव कर सकते हो? सभी कर सकते हैं, राइट? क्या वाटर के बिना सरवाइव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वाटर के बिना कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, वेजिटेशन, दूसरे जानवर, इंसान। तो वाटर तो बहुत क्रूशियल है। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले जो लड़ाइयाँ होंगी ना, वो तेल के लिए, नेचुरल गैस के लिए नहीं होंगी, गोल्ड के लिए नहीं होंगी, वो फ्रेश वाटर के लिए होंगी। और ये फ्रेश वाटर को एक्सप्लॉइट करने की नए नए रिसोर्सेज फ्यूचर में डिस्कवर किए जाएंगे। और एक ऐसा ही रिसोर्स वो हमारे सब सोइल के अंदर है, ओशन बॉटम के नीचे है। इसके लिए आने वाले समय में लड़ाइयाँ हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि फ्यूचर के लिए आज ही कुछ ना कुछ कन्वेंशन किया जाए, स्टेक होल्डर्स बैठ के इसके बारे में बात करें, ताकि फ्यूचर में ये यहाँ इसके लिए कन्फ्लिक्ट ना हो। इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, इंडियन ओशन के अंदर हमारा काफी ज्यादा स्टेक होल्डर हम लोग रखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और ओवरऑल मैन काइंड के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मार्स पे जाना, मून पे जाना ठीक है, वो तो चाहिए आप लोग, दिक्कत है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जो अर्थ के ऊपर हमारे कंसर्न्स हैं, ठीक है, जो हमारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाना ज्यादा जरूरी है। तो करोड़ों रुपए आप मार्स और मून पे जाने के लिए खर्चा कर रहे हो भैया, अर्थ को ही बेटर बनाने के लिए खर्चा कर लो ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लो ना, फ्रेश वाटर की बात कर लो ना, राइट? क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात कर लो ना। ये बेसिकली इनका यहाँ पे कहना है। तो ये एक नया डायमेंशन आज आपको हम लोगों ने बात किया है, नए टॉपिक के बारे में बात किया है, जिसके बारे में शायद आपने, मुझे नहीं लगता, पहले पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ा है तो नोट्स के अंदर इसको ऐड कर लो। डिफरेंट तरीके से आपके एग्जाम में ये काम आएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि फ्रेश वाटर को लेके तो सवाल पहले आ ही चुका है एग्जाम में। तो फ्रेश वाटर के लिए सवाल आएगा तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है? या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कन्फ्लिक्ट के बारे में क्वेश्चन है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इंटरनेशनल लॉज के बारे में क्वेश्चन है, उसको आप ऐड कर सकते हो। तो एक ही एग्जाम्पल को आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन में फिट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।